तो आज का जो हमारा चैप्टर है ये है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। एक बार चेक कर लेते हैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट है कि नहीं। हाँ, हो रही है रिकॉर्डिंग। तो चैप्टर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर लगेगा। फैक्ट के ऊपर बेस्ड चैप्टर है, काफ़ी सारे आंकड़े मिलेंगे आपको और आंकड़ों के आधार पर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि देश ने एक्चुअली किस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में उन्नति की है, किस किस क्षेत्र में किन चीज़ों का योगदान बढ़ा है। ये आंकड़ों के बेस्ड पर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और कहते हैं ना कि आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। तो आप मतलब ये वाला चैप्टर पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ आंकड़े कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो एक बार के लिए शुरू कर लेते हैं। बहुत मज़ा आएगा, आप लोग देखिएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में भी काफ़ी सारी बातें होती है। जियो पॉलिटिक्स वगैरह में लगातार इसके ऊपर चर्चाएं होती रहती है कि पाकिस्तान से व्यापार मत कीजिए, अमेरिका से इतना व्यापार हो रहा है। रूस यूक्रेन वॉर में सारी दुनिया भारत से कह रही थी कि आप रूस के साथ क्यों व्यापार कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ही हिस्सा है। तो आज हम लोग उस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, तो उम्मीद है आप लोग को मज़ा आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विभिन्न पहलुओं के बारे में पहले आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत वाली पुस्तक में। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सभी देशों के लिए परस्पर लाभदायक है, जो कि कोई भी देश आत्मनिर्भर नहीं है। सही बात है, दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है ना जहाँ पे उस देश में सारी चीज़ों का उत्पादन होता हो। मतलब ऐसा कोई देश नहीं मिलेगा आपको जो ये कहता हो कि भाई हम तो सब कुछ उगा लेते हैं, हमारे पास सब चीज़ें हैं, हमारे पास खनिज भी है, हमारे पास खेती भी है, हमारे पास सारी चीज़ें हैं, हमको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई भी देश आपको नहीं मिलेगा। तो इसके लिए विदेशों के साथ व्यापार करना, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दूसरे दूसरे देशों के साथ व्यापार करना ज़रूरी भी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, हाल ही के वर्षों में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने मात्रा संगठन के साथ व्यापार की दिशा के संबंध में आमूल परिवर्तनों का अनुभव किया है। यद्यपि विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी कुल मात्रा का केवल 1%, यानी टोटल जितना विश्व व्यापार होता है उसमें भारत का जो हिस्सा है वो केवल 1% के आसपास है। तथापि विश्व की अर्थव्यवस्था में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो भले ही 1% के आसपास योगदान है, लेकिन विश्व की अर्थव्यवस्था में इसका एक इम्पॉर्टेंस है। ठीक है, आइए भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बदलते प्रारूप की पड़ताल करें। तो 1950-51 में भारत का वैदेशिक व्यापार का जो टोटल मूल्य था वो कितना था? 1214 करोड़ रुपए। 1950-51 में हम लोग लगभग 1214 करोड़ रुपए के आसपास का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी विदेशों के साथ व्यापार करते थे, जो कि वर्ष 2016-17 में बढ़कर 44,29,762 करोड़ रुपए हो गया। तो अच्छी खासी प्रगति हमने की है इस फील्ड में इतने सालों में। पर इसमें अभी और तरक्की किए जाने की संभावना है और हम लगातार कर रहे हैं। तो क्या आप 1950-51 के मुकाबले 2016-17 की प्रतिशत वृद्धि का परिकलन कर सकते हैं? ठीक है, परसेंटेज अगर पढ़े होंगे तो कर लीजिएगा। विदेशी व्यापार में इस तीव्र वृद्धि के अनेक कारण हैं, जैसे कि विनिर्माण। विनिर्माण किसको कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग को कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग किसको कहते हैं? देखिए, जब भी किसी मशीनों और औजारों की मदद से हम जब किसी सामान का निर्माण करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? विनिर्माण। यानी कच्चा माल आया और मशीन और औजारों की मदद से हमने उसको एक सामान के रूप में परिवर्तन कर दिया, सामान के रूप में बना दिया, उपयोग करने लायक बना दिया, तो उसको क्या कहते हैं? विनिर्माण, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो भारत का जो विनिर्माण सेक्टर है उसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, काफ़ी तेज़ गति से जो है उसमें उन्नति हुई है। सरकार की उदार नीतियाँ 1990 के दशक में आपको पता होगा कि एलपीजी की नीति हमने अपनाई थी, जो कि होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। मैंने पिछले चैप्टर में भी शायद इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि उदारीकरण और निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीन जो नीतियाँ थी ये अर्थव्यवस्था को ऊपर बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी और इसीलिए इन तीन नीतियों को लागू किया गया था 1990 के दशक में। तो उसके बाद से ऐसा कहा जाने लगा कि सरकार, इसके पहले भारत एक बंद अर्थव्यवस्था के रूप में था एक तरीके से, ज़्यादा हम लोग विदेशी व्यापार नहीं करते थे। तो इसके बाद से जो व्यापार था, जो इंडिया का बाज़ार था वो विदेशों के लिए भी खोल दिया गया, हम विदेशों के साथ भी व्यापार जो है वो करने लगे। ठीक है, समय के साथ भारत के विदेशी व्यापार की प्रकृति में बदलाव आया है। ठीक है, यद्यपि यहाँ पर आयात एवं निर्यात दोनों की मात्रा में ही वृद्धि हुई है, परंतु निर्यात की तुलना आयात का मूल्य अधिक है। एक बार निर्यात आयात हम लोग बहुत आसानी से समझ लेंगे ताकि आज के बाद आपको निर्यात आयात वगैरह समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है,
आगे बस थोड़ी देर बाद समझ लेंगे। तो इसमें ये कह रहा है ना कि समय के साथ भारत का जो विदेशी व्यापार का जो प्रकार है वो बदला है। पहले बहुत कम होता था, फिर धीरे धीरे होने लगा और उसके बाद पहले जो चीज़ें हम मंगाते थे अभी बहुत अलग तरह की चीज़ें मंगाते हैं। पहले जिस परिमाण में मंगाते थे, जिस मात्रा में मंगाते थे, अभी अलग मात्रा में मंगाते हैं। तो व्यापार में जो है वो काफ़ी चेंज हुआ है। पर कह रहा है कि निर्यात की तुलना में आयात का मूल्य अधिक है। अब थोड़ा सा हम लोग ये भी समझ लेंगे कि निर्यात आयात में इम्पॉर्टेंट कौन सा है, कौन ज़्यादा हो तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ये भी हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार ये कर्व हम लोग देख लेते हैं, ये ग्राफ हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें दिखाया है कि भारत के निर्यात संगठन के बदलते प्रारूप, यानी आयात निर्यात के बीच में ग्राफ के माध्यम से दिखा रहा है कि किस तरीके से चेंज हुआ है। ये नीचे साल दिया गया है, ईयर्स वगैरह दिए गए हैं, और लेफ्ट साइड में कितने रुपए का 10 करोड़ रुपए का ये ग्राफ है, यानी जितना है उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे उतने रुपए का व्यापार जो है वो इसमें दिखाया गया है। और साल नीचे दिखाया गया है, तो किस साल में कितना पैसा का व्यापार हुआ है उसका एक ग्राफ यहाँ पे बनाया गया है। तो ये देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस साल में कितना जो हमने आयात निर्यात जो है वो हमने किया है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है ये है किसका, 2012-13 से 2016-17 के दौरान भारत के विदेश व्यापार में निर्यात एवं आयात के बीच अंतर का फैलाव, निर्यात एवं आयात के बीच कितना अंतर रहा है उसका एक ग्राफ यहाँ पे दिया गया है। चलिए अब आते हैं हम लोग कहाँ पे, विदेश व्यापार में। तो इसमें दिया है निर्यात आयात और व्यापार संतुलन। तो इसको हम 3 चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद दोबारा आपको ज़िंदगी में समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। निर्यात आयात, निर्यात हम किसको कहते हैं, निर्यात मतलब हम जो सामान विदेशों को बेचते हैं उसके बदले में हमको पैसा मिलता है, वो हो गया निर्यात। और आयात मतलब आया, यानी कि जो आता है, ठीक है, यानी कि हम जो पैसा दे के विदेशों से सामान मंगा रहे हैं उसको हम कहते हैं आयात। इंग्लिश में कहते हैं आयात को इंपोर्ट, निर्यात को कहते हैं एक्सपोर्ट। एक बार लिख देते हैं यहाँ पे, निर्यात को कहते हैं एक्सपोर्ट और आयात को कहते हैं इम्पोर्ट। ठीक है, ये तो हो गई भाई परिभाषा। अब निर्यात आयात में बताइए कि किसमें कौन सा करेंगे तो फायदा होगा, कौन सा करेंगे तो नुकसान होगा, यानी आयात ज़्यादा करे तो देश के लिए बढ़िया है कि निर्यात ज़्यादा करे तो देश के लिए बढ़िया है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, निर्यात को आप सीधा सीधा समझ लीजिए आमदनी, यानी कि आपका इनकम, आप जो भी पैसा कमाते हैं। देश को एक बार के लिए साइड में रख दीजिए, आप अपने परिवार की बात कर लीजिए। ठीक है, निर्यात मतलब आपके पास कुछ सामान है ना, आप मान लीजिए किराने की दुकान चलाते हैं, आपके पास सामान है, आप उस सामान को बेचते हैं तो आपको पैसा मिलता है, आपको इनकम होता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, निर्यात हो गया। और आयात में मान लीजिए आप किराने दुकानदार तो हैं लेकिन आपको भी तो चीज़ों की ज़रूरत होती होगी, तो आप पैसा दे के जो सामान मंगाते हैं और उसको यूज करते हैं उसको कहा जाता है क्या, आयात। तो अब आप हमको ये बताइए कि निर्यात जब हम कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, हम सामान दे रहे हैं और उसके बदले में हमको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। ठीक है, समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, हम जब सामान बेच रहे हैं तो पैसा मिल रहा है, यानी हमारी आमदनी हो रही है, यानी हमारे पास पैसा बढ़ रहा है, हमारी आर्थिक स्थिति क्या हो रही है, अच्छी हो रही है। पैसा आने से आर्थिक स्थिति सही होती है। अब आ जाते हैं आयात पे। आयात में क्या हो रहा है, हमको कोई सामान चाहिए, विदेश से कोई सामान चाहिए या कहीं से कोई सामान चाहिए, तो उसके लिए हम अपने पॉकेट से क्या देंगे, पैसा देंगे, पैसा देंगे हमको सामान मिलेगा, सामान को हम यूज कर लेंगे, सामान ख़त्म हो जाएगा। तो जो हम पैसा दे के सामान मंगा रहे हैं और वो यूज कर रहे हैं, तो कुछ क्या उससे हमारा पैसा बढ़ रहा है कि घट रहा है, वो हमारी आमदनी है कि खर्च है, खर्च है, हम पैसे खर्च किए तब तो वो सामान मिला। तो आप अब बताइए कि निर्यात ज़्यादा अच्छा होगा कि आयात, निर्यात अच्छा होगा, क्यों, क्योंकि निर्यात करने से क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, और आयात करने से क्या हो रहा है, सामान मिल रहा है लेकिन पैसा जा रहा है। ठीक है, और इन्हीं दोनों के बीच का जो अंतर है, तो देश के परिप्रेक्ष्य में भी सेम यही चीज़ है भाई। अगर निर्यात ज़्यादा करेंगे विदेशों को हम, तो हमारे पास ज़्यादा पैसा आएगा, विदेशों से ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा पैसा आएगा, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, हम धनिक बनेंगे। और आयात अगर हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, निर्यात कम कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब हो गया कि हमारे पास आमदनी कम है, हम खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं, भर भर के खर्चा कर रहे हैं। और इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसको हम कहते हैं व्यापार संतुलन। ये वाला जो व्यापार संतुलन लिखा हुआ है ना, ये वही है व्यापार संतुलन, हम इसको कहते हैं, इन दोनों के बीच का अंतर।
अब एक चीज़ देखिए कि यहाँ पे जितना भी व्यापार संतुलन का डाटा है सब माइनस में दिया हुआ है। क्यों भाई? कॉमन सेंस फिर से लगाइए। निर्यात यानी कि मेरा इनकम है। अब देखिए निर्यात हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं हर साल। 2004-05 से लेके 2016-17 तक देख लिया जाए तो हर साल निर्यात बढ़ा है, आयात भी बढ़ा है। लेकिन निर्यात जितना कर रहे हैं ना, आयात उससे ज़्यादा कर रहे हैं। यानी कि जितना पैसा कमा रहे हैं उससे ज़्यादा पैसा जो है वो खर्च कर दे रहे हैं। तो जब कम पैसा कमाएंगे, ज़्यादा खर्च करेंगे, तो जो टोटल जाएगा वो माइनस में ना जाएगा। आप 5 रुपया कमाते हैं, 10 रुपया खर्चा कर दीजिएगा, तो 5 रुपया आपके ऊपर क्या होगा? कर्जा ना चढ़ेगा, तो माइनस में जाएगा ना जी, जाएगा ना। ठीक है, तो आज के बाद निर्यात आयात व्यापार संतुलन आपको मतलब समझने में तो दिक्कत नहीं होगा। और निर्यात आयात तो कभी मत भूलिएगा आप, ठीक है। तो वही है कि भारत जो है निर्यात जितना करता है ना, यानी जितना बेचता है उससे ज़्यादा खरीद लेता है अपने यूज के लिए। तो इससे क्या होगा? अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास पैसा आ नहीं रहा है, जितना आ रहा है उससे ज़्यादा जा रहा है। तो व्यापार संतुलन किस में है? नेगेटिव में है। तो ये व्यापार संतुलन जब पॉजिटिव में चल जाएगा, तो कब पॉजिटिव में जाएगा? हम जब निर्यात ज़्यादा करेंगे, हमारे पास ज़्यादा सामान होगा, ज़्यादा हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो और डेवलप होगा, विनिर्माण उद्योग और डेवलप होगा, उसके अलावा और सारे उद्योगों को हम डेवलप करेंगे। हम ज़्यादा सामान अगर बाहर बेचेंगे और उसके मुकाबले कम सामान खरीदेंगे, या मान लीजिए जो सामान हम विदेशों से खरीद रहे हैं आज के डेट में, वही सामान कल अगर हम अपने यहाँ बना के यूज करने लगे, तो हमको विदेशों को तो पैसा नहीं ना भेजना पड़ेगा। अगर पैसा देखिए, पैसा अगर हमारे यहाँ देखिए, अंतर समझिएगा। मोदी जी क्यों कह रहे हैं कि देश के अंदर बनाओ, वोकल फॉर लोकल हो, मेड इन इंडिया करो, अब आत्मनिर्भर बनो? क्यों कह रहे हैं? कारण है। देखिए, आप अगर देश के अंदर कोई सामान बन रहा है, ठीक है, कहीं भी बन रहा है, दिल्ली मुंबई कहीं भी बन रहा है, एक बार याद होगा आप लोग को, हम क्लास में बताए थे ना कि आप खर्चा कीजिए या सॉरी, आप खर्चा कीजिए या कमाइए, है ना, आप सामान खरीदिए या बेचिए, दोनों स्थिति में अर्थव्यवस्था का फायदा होता है, क्योंकि कोई खर्च कर रहा है तो कोई खरीद रहा है। ठीक है, यानी कोई बेच रहा है उससे पैसा कमा रहा है, और कोई खरीद रहा है तो वो भी आगे चलकर या तो बेचेगा या उसको यूज कर रहा है। ठीक है, तो जो पैसा है वो देश के अंदर ही रह रहा है। अगर हम देश के अंदर का कोई सामान बना हुआ खरीद रहे हैं, तो अंततोगत्वा पैसा किसके पास जा रहा है? देश के अंदर ही किसी कंपनी के पास जा रहा है। और वो कंपनी भी अगर आगे उस पैसे को लगाएगी, अगर देश के अंदर ही लगाती है, तो फिर देश ही के अंदर ना किसी के पास जाएगा, और उस पैसे से सरकार बार बार टैक्स कमाएगी। जब खरीद बेच होगा उससे टैक्स कमाएगी, और उसके उसके अलावा रोजगार वगैरह भी बढ़ेगा। हर चीज़ अगर देश के अंदर रहे तो फायदा है देश का। लेकिन आप एक कंडीशन देखिए कि मान लीजिए हम विदेशों से खरीद रहे हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, हम विदेशों से खरीद तो रहे हैं सामान, लेकिन पैसा हम कहाँ भेज रहे हैं? विदेश भेज रहे हैं। अमेरिका से अगर हम कोई सामान मंगा के हम यूज कर रहे हैं, तो पैसा लास्ट में कहाँ जा रहा है? भले यहाँ के दुकान में अमेरिका का सामान बिक रहा है, हम दुकानदार को पैसा दे रहे हैं, लेकिन दुकानदार वो पैसा कहाँ भेज रहा है? अमेरिका भेजेगा। लास्ट लास्ट तक तो वो पैसा उसके फैक्ट्री में उसके मालिक के पास पहुंचेगा ना। तो देश का पैसा कहाँ गया? बाहर गया। तो देश में अर्थव्यवस्था मजबूत होगी कि कमजोर होगी? कमजोर होगी, क्योंकि जो पैसा देश का था वो बाहर चला गया। और वही अगर देश के अंदर ही किसी कंपनी का हम सामान खरीद रहे हैं, तो आपका पैसा गया तो सही कंपनी के पास, आपके पास से तो कम हो गया, लेकिन देश के अंदर ही ना रहा। तो पैसा अगर देश के अंदर रह रहा है तो अर्थव्यवस्था क्या होगी? ऊपर जाएगी। और साथ ही साथ एक चीज़ और देख लीजिए कि निर्यात करेंगे ना, तो बाहर का पैसा भी देश में आएगा। हम सामान बेचेंगे, लेकिन उसके बदले में विदेश का पैसा हमारे पास मिलेगा। तो हमारा पैसा क्या होगा? बढ़ेगा। सिंपल चीज़ है, जब पैसा बढ़ेगा तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था ऊपर जाएगी। तो हमको वो हर काम करना है जिससे देश का पैसा बढ़े, देश के अंदर का पैसा बढ़े। तो इसीलिए मोदी जी कहते हैं कि विदेशी सामान से जो है निर्भरता उसको घटाइए और देश के अंदर बनाने की कोशिश कीजिए। समझ रहे हैं? तो आत्मनिर्भर होना इसी को कहते हैं। और क्यों कहते हैं आज आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आज से पहले क्लियर नहीं हुआ होगा इतना कि क्यों मेड इन इंडिया की बात कर रहे हैं, क्यों वोकल फॉर लोकल कहते हैं। लेकिन आज आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि कारण जो है वो यहीं पर है। ठीक है, एक सेकेंड। चार्जर लगा लिया जाए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था और इसका सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यही था।
और आगे अब हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत होगा बता देना, फिर जब क्लास चालू हो जाएगी तो क्लास में एक बार और इसको डिस्कस कर देंगे, बोर्ड पे डिस्कस कर देंगे। वैसे हमको पूरा उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब भारत का निर्यात संगठन के बारे में बात करेंगे कि टोटल जितना निर्यात होता है उसका कितना प्रतिशत जो है किस चीज़ का निर्यात हम लोग करते हैं। अगर यानी कि 100% अगर निर्यात होता है तो कितना कितना प्रतिशत किसका किसका है, और अलग अलग साल में ये बढ़ा है कि घटा है। यानी 2009-10 से लेकर 2016-17 का डेटा दिया गया है, तो हम लोग देखेंगे कि किस में कितना निर्यात हुआ है और किसका बढ़ा है किसका घटा है। तो कृषि एवं संवर्गीय उत्पाद का जो निर्यात हुआ है वो 2009-10 में 10% के आसपास था। 10-11 में 9.9, 15-16 में 12.6 और 2016-17 में 12.3। तो लगभग एक बराबर रहा है, थोड़ा सा घटा है थोड़ा सा बढ़ा है। 2015-16 के मुकाबले अगर देखा जाए 2016-17 में थोड़ा घटा है 0.3%। अयस्क एवं खनिज जो है बहुत कम, 100 में से मात्र 4%, यानी पहले 4.9% था, अब 4% हो गया। और 2010-11 के बाद 2015-16 आते आते तो 1.6% हो गया, बहुत कम हो गया। लेकिन फिर 2016-17 में थोड़ा सा बढ़ा, 1.9% ये जो है वो बढ़ा। तो कहा जा सकता है कि अयस्क खनिज का बहुत कम होता है, लेकिन हाल के वर्षों में बढ़ा है। अगर 2016-17 तक का डेटा देखा जाए तो 15-16 की अपेक्षा जो है निर्यात थोड़ा सा बढ़ा है। किसका? अयस्क एवं खनिज का। विनिर्मित वस्तुएं यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अब जो कह रहा था कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी विनिर्माण उद्योग के विकास से तरक्की हुई है। क्यों हुई है, क्यों कह रहा है? 100 रुपये का सामान अगर हम बेच रहे हैं ना तो उसमें 67.4%, 2009-10 का डेटा, और 2016-17 में वही 67% से बढ़ के हो गया 73.6%। सिर्फ और सिर्फ मतलब 75%, इसको मान लो कि सिर्फ और सिर्फ एक सेक्टर से 75% निर्यात कर रहे हैं। जो भी पैसा कमा रहे हैं उससे लगभग 3/4 हिस्सा जो है वो सिर्फ और सिर्फ विनिर्मित वस्तुओं से कमा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से कमा रहे हैं, यानी तैयार माल जो बेच रहे हैं उससे कमा रहे हैं। तो अगर कभी पूछेगा कि भारत के निर्यात में सबसे ज़्यादा योगदान, यानी निर्यात से होने वाले इनकम का सबसे ज़्यादा योगदान किस क्षेत्र के द्वारा होता है, तो कहेंगे क्या? विनिर्मित वस्तुओं के क्षेत्र से। पेट्रोलियम और अपरिष्कृत उत्पाद जो है हम लोग निर्यात कर रहे हैं कितना, लगभग 16% के आसपास, अच्छा खासा 16% था पहले, फिर 16.8 हुआ, फिर 11.9 हुआ, फिर थोड़ा सा कम हो गया 11.7 हो गया। तो ये जो आंकड़े हैं इसी के आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि किस चीज़ को हम लोग ज़्यादा निर्यात कर रहे हैं, किस चीज़ का कम कर रहे हैं, किस क्षेत्र में तरक्की हो रही है, किस क्षेत्र में नुकसान हो रहा है। तो आंकड़ों को अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे ना, डेटा को अगर आप एनालिसिस करेंगे, उसके ऊपर शोध करेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे कि हाँ कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है, तो आंकड़े भैया झूठ जो है वो नहीं बोलते हैं। तो बहुत लोग आधे अधूरे जानकारी में बहुत कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन जिसके पास आंकड़ा है वो बिल्कुल सही बात करेगा। और ये जो आंकड़ा है ये आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वस्तुओं के संघटकों में समय के साथ बदलाव आया है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पहले हम जो चीज़ बेचते थे, आज जो हम जो चीज़ें बेचते हैं या जो चीज़ें खरीदते थे पहले और आज जो चीज़ें खरीदते हैं उसमें बदलाव आया है। इसमें कृषि तथा संवर्गीय उत्पादों का हिस्सा पहले से घटा है। आंकड़े में भी अगर देखा जाए तो पहले से यहाँ पे घटा है, हालांकि पहले और कम था, लेकिन पहले 2015-16 में 12.6 था, 12.3 हो गया है 2016-17 में। तो हिस्सा जो है वो घटा है, जबकि पेट्रोलियम तथा अपरिष्कृत उत्पादों एवं अन्य वस्तुओं में वृद्धि हुई है। अब ये आंकड़ों के आधार पर यहाँ पे बता रहा है एक्सप्लेन करके। अयस्क खनिजों तथा निर्मित सामानों का हिस्सा जो था वो 2009-10 से 2010-11 तथा 2015-16 से 2016-17 तक व्यापक तौर पर लगातार स्थिर सा रहा है अयस्क खनिजों के मामले में। ठीक है, परंपरागत वस्तुओं के व्यापार में गिरावट का कारण मुख्यतः कड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में। परंपरागत वस्तुओं में जैसे कॉफ़ी, काजू, दाल आदि जो परंपरागत वस्तुएं थी ना, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग का गिरावट आया। और गिरावट का कारण यह है कि ये चीज़ें और देशों में भी होने लगी। अब मान लीजिए हम लोग पहले जिन देशों को इसका निर्यात करते थे उस देश के आसपास के किसी देश में अगर इस चीज़ का उत्पादन अब होने लगे, है ना, तो वो तो पास से ही खरीदेगा। पास से खरीदेगा तो क्या, जो कैरी कॉस्ट है वो कम लगेगा, कम दाम में चीज़ें मिल जाएंगी। भारत से चीज़ अगर दूर भेजा जाए और जिस देश को हम भेज रहे हैं उसी देश के आसपास के किसी देश में अगर वो पैदा हो रहा है तो वो वहीं से खरीदेगा क्योंकि उसको सस्ता पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है इस फील्ड में, परंपरागत वस्तुओं के फील्ड में। परंपरागत वस्तुओं में ज़्यादातर खाद्यान्न वगैरह होता है, काजू, दाल, कॉफ़ी इत्यादि है। तो इसमें कंपटीशन होने की वजह से थोड़ा सा इसका व्यापार यानी कि इसका निर्यात जो है वो थोड़ा सा घटा है। हालांकि पुष्प कृषि उत्पादों, ताजे फलों, समुद्री उत्पादों तथा चीनी आदि के निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई है।
तो इन चीज़ों में वृद्धि भी दर्ज हुई है। पुष्प कृषि यानी फूल वगैरह का, ताज़ा फल, समुद्री उत्पाद और चीनी आदि के निर्यात में जो है वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2016-17 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र ने भारत के कुल निर्यात मूल्य में अकेले 73.6% की भागीदारी अंकित की। चीन तथा अन्य पूर्व एशियाई देश हमारे मुख्य प्रतिस्पर्धी है। भारत के विदेश व्यापार में मणि रत्नों तथा आभूषणों की एक व्यापक हिस्सेदारी। आपको तो पता ही होगा कि चीन का विनिर्माण सेक्टर कितना बड़ा है। नहीं पता होगा तो सुनिए, दिवाली में जो एलईडी की लड़ियाँ जलाई जाती हैं ना, उसमें 90% से अधिक जो है वो चाइनीज़ लड़ियाँ रहती हैं। मोबाइल का जो सेक्टर है, जितना एंड्रॉयड मोबाइल का नाम आप ले लीजिए, एमआई, रेडमी, है ना, ओप्पो, वीवो, रियलमी, उसके बाद से आपका वन प्लस, ये जितने मोबाइल कंपनी है बाबू, सब चाइनीज़ कंपनी है। और ये जो 4-5 कंपनी का नाम बाद में लिए ना, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, आईकू, रियलमी, और ये सारे ई जो इतना है, और इसके अलावा एक जियोनी वगैरह करके आया करता था, ये सारा एक ही मालिक का है। मतलब इन सब का पेरेंट कंपनी यानी माता पिता कंपनी एक ही है। कुछ बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स करके है शायद, ठीक है, चाइना की कंपनी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एंड्रॉयड मोबाइल जितना इंडिया में बिक रहा है, एक आध को छोड़कर, वो सारे चाइनीज़ हैं। तो चाइना को अभी कंपटीशन देना तो खैर बहुत मुश्किल है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, क्योंकि एक छत्र राज है, सिर्फ यहाँ नहीं पूरे विश्व में उसका एक छत्र राज है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि जो चीन तथा अन्य पूर्व एशियाई देश हमारे मुख्य प्रतिस्पर्धी देश है किसमें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। जैसे ताइवान हो गया, वियतनाम हो गया, मलेशिया वगैरह हो गया। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान काफ़ी बनता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलप है, ठीक है। भारत के आयात संगठन के बदलते प्रारूप, अभी तक निर्यात की बात कर रहे थे, अब आयात की बात करेंगे कि आयात का रूप कैसे कैसे बदला है। पहले क्या आयात करते थे, अब क्या आयात करते हैं। भारत ने 1950 और 1960 के दशकों में खाद्यान्नों की गंभीर कमी का अनुभव किया है। पहले बहुत सूखा वगैरह पड़ता था, 1950 और 60 के दशक में बहुत सूखा पड़ जाता था, खाद्यान्न होता ही नहीं था। हरित क्रांति भी उस समय तक नहीं आई थी। तो हरित क्रांति नहीं आई थी तो उत्तम बीजों का हम यूज करके अधिक से अधिक उत्पादन नहीं कर पाते थे, उत्पादन का स्तर काफ़ी कम था, ठीक है। तो उस समय हम लोग क्या आयात करते थे, खाद्यान्न आयात करते थे। अपने यहाँ होता नहीं था तो क्या करेंगे, आयात ही ना करेंगे। पूंजीगत माल आयात करते थे, मशीनरी आयात करते थे, उपस्कर आदि हम लोग आयात करते थे। उस समय भुगतान संतुलन बिल्कुल विपरीत था। यानी भुगतान संतुलन में क्या था, ऊपर हम पढ़े ना, आयात निर्यात के बीच का अंतर, तो इसको भुगतान संतुलन कहते हैं। तो बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि आयात प्रतिस्थापन के सभी प्रयासों के बावजूद आयात जो है वो निर्यातों से अधिक था। अभी भी आयात निर्यातों से अधिक है, और उस समय तो खाद्यान्न वगैरह भी नहीं हो पाता था। तो समझिए खतरनाक तरीके से जो है आयात निर्यातों से अधिक होगा ही होगा, है ना। तो 1970 के दशक के बाद हरित क्रांति में सफलता मिली और खाद्यान्नों का आयात रोक दिया गया। क्योंकि हरित क्रांति जब हुई, आपने पढ़ा होगा कि हरित क्रांति के बाद उत्तम किस्म के बीजों, उर्वरकों इत्यादि का उपयोग करके हमने उत्पादन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया। श्वेत क्रांति, दुग्ध क्रांति, और कई तरह की क्रांति, गुलाबी क्रांति, लाल क्रांति, टमाटर उत्पादन वगैरह के हर चीज़ का उत्पादन जो है वो बढ़ गया, ठीक है। जब इतना उत्पादन बढ़ गया तो खाद्यान्न में तो दिक्कत कम हो गया। लेकिन 1973 में आए ऊर्जा संकट से पेट्रोलियम के मूल्य में उछाल आया। अब देखिए क्या हुआ, पहले तो खाद्यान्न के लिए पैसा हम लोग देते थे, और 1973 में क्या हुआ कि पेट्रोलियम संकट आ गया। पेट्रोलियम संकट आ गया तो अब पेट्रोलियम ऐसा ज़रूरी चीज़ है ना कि वो अगर महंगा होगा तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, आपको यूज करना ही है उसको, ठीक है। एकदम जियो का सिम हो गया है, आदत लग गया है। आदत क्या लग गया है, आपके जीवन में वो घुस चुका है। तो जियो अब 300 रुपये में डेटा दे तब, या 600 रुपये में डेटा दे तब, लेना आपको है ही। ये होगा थोड़ा कम लीजिएगा, लेकिन लीजिएगा ज़रूर। तो पेट्रोलियम एक ऐसा ही चीज़ है, हमारे ज़िंदगी में इस तरीके से घुस चुका है ना कि पेट्रोलियम के बगैर काम चलने वाला है नहीं। वो इंसान की बात कर लीजिए तब, और कल कारखानों की बात कर लीजिए तब, यातायात की बात कर लीजिए तब, किसी भी सेक्टर में पेट्रोलियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब 1973 में दाम बढ़ गया ना, तो क्या कीजिएगा, दाम बढ़ेगा और खाद्यान्न से जो पैसा बच रहा था, मतलब खाद्यान्न का भारत में उत्पादन होने लगा तो हम लोग आयात उसका बंद कर दिए। लेकिन जब पेट्रोलियम में वो पैसा लगाने की ज़रूरत पड़ी, एक्स्ट्रा पैसा, क्योंकि दाम बढ़ गया था, तो जो खाद्यान्न के आयात की जगह अब उर्वरकों और पेट्रोलियम ने उसका जगह ले लिया। यानी खाद्यान्न से जो पैसा बचता था उसको हम किस में यूज करने लगे, उर्वरक खरीदने में और पेट्रोलियम खरीदने में। मशीन एवं उपस्कर, विशेष स्टील, खाद्य तेल तथा रसायन मुख्य रूप से आयात व्यापार की रचना करते हैं।
तो आयात व्यापार में जो बेस है, जो सबसे बेसिक चीज़ें हम खरीदते हैं, हमेशा से खरीदते रहे हैं, वो क्या है? मशीन एवं उपस्कर, यानी विभिन्न प्रकार की मशीनरी खरीदते हैं, स्टील खरीदते हैं, खाद्य तेल खरीदते हैं, रसायन वगैरह खरीदते हैं। मुख्य रूप से आयात जो है व्यापार की रचना करते हैं। तालिका 11.4 में आयात के बदलते प्रारूप का परीक्षण करें, उसमें हुए परिवर्तन को समझने का प्रयास करें। तालिका 11.4 नीचे है। 11.3 में देखिए निर्यात में कितने करोड़ रुपए किस किस सेक्टर से मिले हैं, ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, पढ़ लीजिएगा, बस जानकारी है और कुछ इसमें समझने लायक नहीं है। ठीक है, ये हो गया तालिका 11.3। अब 11.4 में आएंगे, तो 11.4 में देखिए आयात संगठन में बता रहा है, जिस तरह निर्यात संगठन में देखे थे ना कि किन किन चीज़ों के निर्यात में 100 में से कितना प्रतिशत किस किस क्षेत्र में है, उसी प्रकार देखिए खाद्य तथा संबंधित वस्तुओं का प्रतिशत दिखाया गया है। 2009 में कितना था, 10 में कितना है, 15 में कितना है, 16 में कितना है, ये सब देखते रहना है, किस में बढ़ा है किस में घटा है। ठीक है, उसी प्रकार ईंधन का है, उर्वरक का है, पेपर बोर्ड, विनिर्मित और न्यूज प्रिंट का है, पूंजीगत वस्तुएं है और अन्य का है। ये सारा हम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। तो इसमें किसका क्या बढ़ा है, किसका कम हुआ है और किसका सबसे ज़्यादा हम करते हैं, ठीक ना, उसको कम से कम आप याद रखिएगा। ठीक है, और हाल के वर्षों में किसका घटा है, तो एक बार इसको पढ़िएगा तो याद रहेगा। पेपर बोर्ड और विनिर्मित वस्तु में सबसे कम दिख रहा है, पेपर बोर्ड, विनिर्मित और न्यूज प्रिंट, इसमें सबसे कम जो है वो दिख रहा है, इसका सबसे कम आयात करते हैं हम। 100 में से मात्र 0.5%। हालांकि ये बढ़ा है, उसके बाद 0.6 हुआ, 0.8 हुआ, 0.9 हुआ है, लेकिन कुछ इतना ज़्यादा परिवर्तन इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार ध्यान में रखिएगा। मशीनी औजार और पूंजीगत वस्तुओं की मुख्य मदें होती थी। खाद्य तेलों के आयात में आई गिरावट के साथ खाद्य तथा संवर्गीय उत्पादों के आयात में कमी आई है। तो खाद्य तेलों की आयात में गिरावट आई क्योंकि हम लोग पैदा कर ले रहे थे, और साथ ही खाद्य तथा संवर्गीय उत्पादों के आयात में जो है वो कमी आई है। भारत के आयात में अन्य प्रमुख वस्तु में मोती है, उपरत्न है, स्वर्ण है, चांदी है, धातुमय अयस्क है, धातु चीजन है, अलौह धातु है और इलेक्ट्रॉनिक वस्तु इत्यादि का हम आयात करते हैं। वर्ष 2016-17 के भारत की कुछ प्रमुख वस्तुओं का आयात का विवरण 11.5 में दिया गया है। 11.5 भी हम देख लेंगे साथ ही साथ में। देखिए 11.5 में दिखाया है कि किस किस क्षेत्र से कितने करोड़ रुपए का, इसमें था प्रतिशत कि किस किस क्षेत्र में कितना प्रतिशत जो आयात में हमारा पैसा जाता है वो बताया गया, और इसमें कितना रुपया का कौन कौन चीज़ खरीदते हैं। जैसे उर्वरक विनिर्मितियाँ जो है ये हम लोग खरीदते हैं 33,726 करोड़ रुपए का। खाद्य तेल कितना का खरीदते हैं, इसी तरह ये सब ध्यान में रखिएगा। और सबसे ज़्यादा सबसे कम पेट्रोलियम और उत्पाद में सबसे ज़्यादा पैसा जाता है 5,82,762 करोड़ रुपए, और सबसे कम किस में जा रहा है भाई, लुगदा, ये वाला में जा रहा है ना, लुगदा लुगदी और अपशिष्ट पेपर में हम जा रहा है 6,537 करोड़। सबसे ज़्यादा सबसे कम, ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रखना होता है, बाकी सब भी एक बार देख लेंगे। व्यापार की दिशा। भारत के व्यापारिक संबंध विश्व के अधिकांश देशों एवं प्रमुख व्यापारी गुटों के साथ है। वर्ष 2016-17 के दौरान क्षेत्रानुसार एवं उप क्षेत्रानुसार व्यापार तालिका 11.6 में दिया गया है। अब बता रहा है कि भाई किस किस देश से हम लोग व्यापार करते हैं और कितने करोड़ रुपए का व्यापार करते हैं। तो यूरोप का दिया है कि 4,03,972 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ 2016-17 में। 16-17 का डेटा है, आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 का। अफ्रीका से हमने कितना किया, बहुत कम, 19,332 किया। उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका दोनों मिला के अमेरिका मान लो, तो 1,95,332 करोड़ किया उत्तरी अमेरिका से, और लैटिन अमेरिका से किया 1,15,762 करोड़ रुपये। एशिया और आसियान देशों से सबसे ज़्यादा किया 15,44,520 करोड़ रुपए का। एशिया आसियान में से चाइना भी शामिल, और चाइना से बहुत ज़्यादा आयात होता है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक तरह से निर्भरता है हमारी उसके ऊपर। भारत का उद्देश्य आगामी 5 वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी हिस्सेदारी को क्या करना है, दोगुना करना है। कि अभी जितना हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हमारा जो हिस्सा है आयात निर्यात दोनों को मिला के उसको 2 गुना करना है। तो इसके लिए क्या किया है भारत ने, इसके लिए इस दिशा में पहले से ही आयात का उदारीकरण कर दिया गया है। टैक्स फैक्स ज़्यादा नहीं है, आयात करना आसान, आयात की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है, आयात के करों में कमी कर दी गई, टैक्स वगैरह में कमी कर दिया गया है, डी लाइसेंसिंग कर दिया गया, यानी पहले हर चीज़ के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, अब बहुत चीज़ों में लाइसेंस हटवा दिया गया है। तथा प्रक्रिया से उत्पाद के एकस्व पेटेंट एक अधिकार होता है। मान लीजिए आप कोई चीज़ का आविष्कार किए हैं तो उसका आप पेटेंट बनवा लीजिएगा, तो कोई दूसरा इंसान आपके अनुमति के बिना उसको यूज नहीं कर पाएगा। तो प्रक्रिया से उत्पाद के एकस्व में बदलाव आदि अनुकूल उपाय अपनाने शुरू कर दिए हैं। किसके लिए, कि अगले 5 वर्षों के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी हिस्सेदारी को हम कैसे दोगुना कर पाएँ। ठीक है, तो इसके लिए भारत ने ये सारे उपाय किए हैं। ठीक है,
भारत का अधिकांश व्यापार समुद्री एवं वायु मार्ग द्वारा संचालित होता है। अधिकांश व्यापार समुद्री एवं वायु मार्ग द्वारा संचालित होता है, उसमें भी समुद्री बहुत ज़्यादा। वायु मार्ग और समुद्री का अगर कंपैरिजन करेंगे तो समुद्री बहुत बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 80-85% हमको लगता है कि सिर्फ समुद्र से होता है, क्योंकि समुद्र में बड़े बड़े जहाज चलते हैं, बड़े बड़े जहाज़ों के ऊपर कंटेनर लाद के भेज दिया जाता है एक देश से दूसरे देश में। हवाई जहाज़ में उन्हीं सारे सामानों को लाया जाता है जिनको लाना बहुत जल्दी ज़रूरी होता है, प्लस ऐसे कुछ सामान जो अगर ख़राब हो जाते हैं तो उसको हवाई जहाज़ वगैरह से लाया जाता है। लेकिन दोनों का कंपैरिजन किया जाएगा तो दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। समुद्री में बहुत ज़्यादा, मतलब समझिए ना कि 75 से 80% तो कम से कम होगा ही कि सिर्फ समुद्र से विदेशी व्यापार की हम सिर्फ बात कर रहे हैं, जो विदेशों से आता है, ठीक है। हालांकि विदेशी व्यापार का छोटा सा भाग सड़क मार्ग द्वारा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी राज्यों द्वारा सड़क मार्ग से किया जाता है। तो पाकिस्तान के साथ तो फिलहाल बंद है व्यापार, और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जैसे देशों में हाँ सड़क मार्ग से किया जाता है, क्योंकि देखिए हमारी सड़क की बॉर्डर्स मैच करती हैं, तो कोई सेंस नहीं बनता है ना कि जब सड़क का बॉर्डर मैच कर रहा है तो हवाई जहाज़ से काहे भेजेंगे। सड़क मार्ग जो हमारा आसान पड़ता है, कम खर्चीला होता है, ठीक है। तो इन जो पड़ोसी देशों में है जहाँ पे सड़क मार्ग की उपलब्धता है, वहाँ पे हम लोग सड़क मार्ग से भी व्यापार करते हैं। अब आते हैं समुद्री पत्तनों की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विदेश व्यापार का जैसे मैंने बताया कि लगभग 80-85% जो है सिर्फ और सिर्फ समुद्री रास्तों से होता है, तो बंदरगाहों की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है विदेश व्यापार में। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे, और देखिए टाइटल ही क्या दिया है कि समुद्री पत्तन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में, यानी समुद्र पत्तन बंदरगाह जो होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्या है, प्रवेश द्वार कहा जा रहा है, गेट कहा जा रहा है इसको, ठीक है। भारत तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ है और प्रकृति ने हमें एक लंबी तटरेखा प्रदान की है। लगभग 7,500 समथिंग किलोमीटर के आसपास की हमारी तटरेखा है। जल सस्ते परिवहन के लिए एक सपाट तल जो है वो प्रदान करता है। समुद्री यात्राओं की भारत में एक लंबी परंपरा रही है, बिल्कुल लंबी परंपरा रही है। समुद्री व्यापार हमारे यहाँ कब से, सिंधु घाटी सभ्यता में पहला गोदीवाड़ा मिला था, पहला बंदरगाह मिला था, कौन सा, लोथल। उस समय से लेके उसके बाद मध्यकाल देख लो, अंग्रेज देख लो, पुर्तगाली देख लो, फ्रांसीसी देख लो, मराठाओं के पास अपनी नौसेना थी, जो चोल वगैरह थे उसके पास नौसेना थी। तो नौसेना तभी होगी ना जब समुद्र का व्यापार और समुद्र के रास्ते से जो मतलब युद्ध वगैरह है ये होता रहेगा, समुद्र के रास्ते से परिवहन अगर होगा तो इसका वर्णन हमेशा मिलते रहा है, ठीक है। यहाँ तक कि कई स्थानों के साथ उपनाम पत्तन जुड़ा हुआ है, यानी कि इतना ज़्यादा हमारे पास पोर्ट था कि कई जगह के नाम के साथ पत्तन जुड़ा हुआ है, जैसे कि विशाखापत्तनम, विशाखापत्तन और लास्ट में म, संस्कृत के से उद्धारित किया होगा मुझे लगता है, विशाखापत्तनम। तो मतलब जगह के नाम के साथ भी जो है पत्तन वो जुड़ा हुआ है। भारत में समुद्री पत्तनों का एक रोचक तथ्य यह है कि इसके पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर अधिक पत्तन है। सही बात है, पश्चिमी तट पर मुंबई वगैरह हो गया, गुजरात से लेकर आप सीधा चले जाओ कालीकट वगैरह, नीचे पत्तन ही पत्तन है। पूर्वी तट पर थोड़े पत्तन जो है वो कम है, क्योंकि पश्चिमी तट थोड़ा सपाट टाइप का भी है, थोड़ा सीधा टाइप का भी है। पूर्वी तट जो है थोड़ा घुमाव घुमाव टाइप का है, और पूर्वी तट थोड़ा कटा फटा है, और पश्चिमी तट जो है ना समान टाइप का है। और व्यापार जो होता है पश्चिमी देशों के साथ होता था, तो पश्चिमी देशों के साथ जब व्यापार होता था तो ऑटोमेटिकली समय के साथ पश्चिमी तट पर ही ज़्यादा पत्तन बनेंगे, क्योंकि पूर्वी देशों के साथ व्यापार अगर देखा जाए तो अपेक्षाकृत रूप से कम होता था। तो यही कारण है कि पश्चिमी क्षेत्र में ज़्यादा पत्तन जो है वो है, ज़्यादा बंदरगाह जो है वो है, ठीक है। मुख्य पत्तन और समुद्री मार्ग, ये मैप आप लोग देख लीजिएगा। ये समुद्र का भी एक रास्ता होता है, ये नहीं कि पूरा पानी पानी है तो जिधर जिधर समझ के घुमा घुमा के चल रहे हैं, ठीक है। ये प्रॉपर रास्ता होता है, और समुद्र में जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो इसी रास्ते को फॉलो करते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का पूरा मैप होता है, और जो बड़े बड़े जहाज होते हैं आजकल तो सब ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया है, फीड कर दीजिए और जहाज उसी रास्ते पर जा रहा है, ठीक है। तो ये सब देखिए रास्ते का दूरी दिखाया गया है कि चेन्नई से यांगून यानी रंगून जो कैपिटल थी कहाँ की, म्यांमार की, अभी से चेंज हो गया कैपिटल शायद। तो इसका दूरी कितना था, 700 समुद्री मील। एक समुद्री मील में एक एक किलोमीटर, सॉरी, एक समुद्री मील में जो है ना 1.852 किलोमीटर लगभग होता है, यानी कि लगभग दोगुना होता है, 1 किलोमीटर का लगभग दोगुना, 1.8 गुना मान लीजिए इसको, ठीक है। तो ये सारा रास्ता दिखाया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। और भारत में कहाँ कहाँ पत्तन है ये भी दिखाया गया, देखिए मुंबई पत्तन है, बहुत बड़ा पत्तन है। गुजरात में कांदला है, मारमा गाँव है, मंगलुरु है, कोच्चि है। फिर नीचे की तरफ आ जाएंगे तो इधर तूतीकोरिन है, पूर्वी तट पर चेन्नई है, विशाखापत्तनम है, पारादीप है, हल्दिया है, ठीक है।
तो और ये पश्चिमी तट के जो पत्तन है ना वो अपेक्षाकृत रूप से बड़े हैं, ठीक है। चलिए आगे। यद्यपि भारत में पत्तनों का उपयोग प्राचीन काल से हो रहा है, तथापि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार के रूप में पत्तनों का उभरना यूरोपीय व्यापारियों के आगमन तथा अंग्रेजों द्वारा भारत के उपनिवेशीकरण के बाद महत्वपूर्ण बना। आपको भी पता है कि सबसे पहले वास्को डी गामा कहाँ आया था? कालीकट तट पर आया था, वहाँ पे जमोरिन ने उसका स्वागत किया था। तो ये लोग भी जब आए थे, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, ये लोग व्यापार ही करने ना आए थे। और सब तो जहाज ही में बैठ के आए थे। उनके टाइम में भी जो भी व्यापार होता था वो जहाज से ही होता था। यहाँ से सामान वहाँ से लाते थे और यहाँ से सामान भर के ले जाते थे ब्रिटेन के देशों में, या फिर मतलब यूरोपीय देशों में। तो उपनिवेशीकरण के बाद महत्वपूर्ण बना क्योंकि व्यापार होने लगा। इसी कारण देश में पत्तनों के आकार और गुणवत्ता में विविधता आई। यहाँ पर कुछ ऐसे पत्तन हैं जिसके पास विस्तृत प्रभाव क्षेत्र है, जबकि कुछ के पास सीमित प्रभाव क्षेत्र है। वर्तमान में भारत में 12 प्रमुख और 200 छोटे या मझौले पत्तन है। 12 मेन पत्तन है और 200 छोटे या मझौले पत्तन है। प्रमुख पत्तनों के संबंध में केंद्र सरकार नीतियां बनाती है तथा नियामक क्रियाओं को निभाती है। जो प्रमुख पत्तन है ना वो पूरा सेंटर के कंट्रोल में है, केंद्र के कंट्रोल में है, और उसका सारा नियम वगैरह भी वही बनाती है। छोटे पत्तनों के लिए राज्य सरकारें नीतियां बनाती है और नियामक क्रियाएं भी वही करते हैं। जो छोटे पत्तन है वो राज्य के अंतर्गत है तो राज्य ही नीतियां बनाती है उसके लिए और उसका नियमन भी वही करती है। प्रमुख पत्तन कुछ कुल यातायात के बड़े हिस्से का निपटान करते थे। जो 12 जो प्रमुख बंदरगाह है, प्रमुख पत्तन है, वो कुल यातायात का जो बड़ा हिस्सा है वो उसका निपटान वो 12 जो पत्तन है, बंदरगाह है, वो करते हैं। अंग्रेजों ने इन पत्तनों का उपयोग उनके पृष्ठ प्रदेशों के संसाधन के अवशोषण के केंद्र के रूप में किया था। यानी कि जो ये पत्तन थे उसके आसपास के क्षेत्र में जो भी संसाधन पाए जाते थे उसका दोहन करने के लिए इन पत्तनों का उपयोग किया। आंतरिक प्रदेशों में रेलवे के विस्तार ने स्थानीय बाजारों को क्षेत्रीय बाजारों और क्षेत्रीय बाजारों को राष्ट्रीय बाजारों और राष्ट्रीय बाजारों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने में सुगमता प्राप्त की। तो अंग्रेजों ने रेलवे हमारे उद्धार के लिए नहीं बनाया था। लोग कहते हैं अंग्रेजों को बढ़िया काम करके गए कि रेलवे बना के गए, तो रेलवे जो बनाए थे हमारे लिए थोड़ी बनाए थे। रेलवे वो लोग क्या करते थे ना कि जैसे जो पत्तन के आसपास का, बंदरगाह का आसपास का एरिया है उसको लूटने में तो बड़ा आसानी है, वहाँ से लूटे सीधा जहाज पर लादे लेके चलती है। लेकिन जो अंदर का इलाका है जिधर जहाज वगैरह नहीं जा सकता है, जो भूमि का इलाका है, अंदर की तरफ जाना है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए वहाँ से जो छोटा छोटा बाजार है वहाँ तक पहुँच के वहाँ तक लूटेंगे, ठीक है। और वहाँ से लूट के क्या करेंगे कि क्षेत्रीय बाजार से राज्य के बाजार, राज्य के बाजार से राष्ट्रीय बाजार, राष्ट्रीय बाजार से लेके वहाँ पे पहुँच देंगे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों तक उनका पहुँच हो गया। और वहाँ से लेके आते थे अपना जहाज, ट्रेन से ला ला के अनलोड करते थे जो भी मतलब पत्तन के किनारे वाला शहर होता था, और वहाँ से जो है जहाज पर लाद के लेके चल देते थे। तो तरक्की किए थे लेकिन अनजाने में तरक्की किए थे। ऐसा मतलब उनका ये उद्देश्य नहीं था कि चलो इन लोग का भलाई करते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे कहा कि आंतरिक प्रदेशों में रेलवे के विस्तार ने स्थानीय बाजारों को क्षेत्रीय बाजारों और क्षेत्रीय बाजारों को राष्ट्रीय बाजारों, राष्ट्रीय बाजारों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने में सुगमता प्रदान की। यही प्रवृत्ति 1947 तक बनी रही। यह अपेक्षा की गई थी कि देश की स्वतंत्रता इस पर क्रम को उलट देगी, परंतु देश के विभाजन से भारत के दो अति महत्वपूर्ण पत्तन अलग हो गए। जब विभाजन हुआ तो दो जो इम्पोर्टेंट बंदरगाह था वो अलग हो गया। कौन कौन सा? एक कराची बंदरगाह पाकिस्तान में चला गया और चटगांव बंदरगाह ये बांग्लादेश में चला गया। तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान और अब बांग्लादेश में चला गया। इसी क्षतिपूर्ति के लिए अनेक नए पत्तनों को विकसित किया गया कि दूग हो गया तो हम लोग कम से कम 4-5 को नया बना लिए, ठीक है। नए पत्तनों को विकसित किया गया, जैसे कि पश्चिम में कांडला बनाया गया गुजरात में, पूर्व में हुगली नदी पर कोलकाता के पास डायमंड हार्बर का विकास हुआ। ये भी एक बंदरगाह है, डायमंड हार्बर बंदरगाह, उसका भी विकास हुआ। इस बड़ी हानि के बावजूद देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारतीय पत्तन निरंतर वृद्धि कर रहे हैं। 2 पत्तन का नुकसान तो हुआ, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हम लोग लगातार भारत के जो पत्तन है निरंतर वृद्धि ही कर रहे हैं, निरंतर उन्नति ही कर रहे हैं। आज भारतीय पत्तन विशाल मात्रा में घरेलू के साथ साथ विदेश व्यापार का निपटान कर रहे हैं। यानी कि घरेलू व्यापार तो कर ही रहे हैं और विदेश व्यापार में भी अपना योगदान जो है वो दे रहे हैं। अधिकतर पत्तन आधुनिक अवसंरचना से लैस है। पहले पत्तनों के विकास एवं आधुनिकीकरण की जिम्मेदारी सरकारी अभिकरणों पर थी, लेकिन काम के बढ़ने और इन पत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पत्तनों के समकक्ष बनाने की आवश्यकता ने भारत के पत्तनों के आधुनिकीकरण के लिए निजी उद्यमियों को आमंत्रित किया। कह रहा है कि पहले पत्तनों का विकास और आधुनिकीकरण जो था वो सरकार के ऊपर थी, लेकिन काम के बढ़ने और इन पत्तनों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पत्तनों के समकक्ष बनाने के लिए, इंटरनेशनल लेवल को बनाने के लिए क्या किया गया? एक सेकंड।
काम के बढ़ने और पत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पत्तनों के समकक्ष बनाने के लिए, इंटरनेशनल लेवल का पोर्ट बनाने के लिए इसका निजीकरण कर दिया गया। आधुनिकीकरण के लिए निजी उद्यमियों यानी वही निजीकरण करने की बात होने लगी। अभी भी इंडिया के जो हमारे अडानी जी हैं उनके अंडर में बहुत सारा पत्तन है और बहुत सारा वो भी है, एयरपोर्ट वगैरह भी है। ठीक है, तो इसका निजीकरण कर दिया गया। आज भारतीय पत्तनों की नौ भार निपटान क्षमता 1951 में 20 मिलियन टन से 2016 में 837 मिलियन टन से अधिक बढ़ गई थी, लगभग 40 गुना के आसपास। ठीक है, 20 मिलियन टन से 837 मिलियन टन हो गई। 1951 में मात्र 20 मिलियन टन की हमारी क्षमता थी और 2016 में 837 मिलियन टन हो गया। अपने पृष्ठ प्रदेशों के साथ कुछ भारतीय पत्तन अग्रलिखित है। कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर अवस्थित कंडला कांडला पत्तन को देश के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भाग की जरूरतों को पूरा करने और मुंबई पत्तन के दबाव को घटाने के लिए एक प्रमुख पत्तन के रूप में विकसित किया गया है। इस पत्तन को विशेष रूप से भारी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पाद एवं उर्वरकों को ग्रहण करने के लिए बनाया गया है। कौन सा पत्तन? कांडला पत्तन को क्यों बनाया गया है? भारी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पाद और उर्वरकों को ग्रहण करने के लिए बनाया गया है। वाडिनार में एक अपतलीय टर्मिनल विकसित किया गया है ताकि कांडला पत्तन के दबाव को कम किया जा सके। अब कांडला के भी दबाव को कम करने के लिए एक और बनाया गया, कहाँ पे? वाडिनार। पृष्ठ प्रदेश हिंटरलैंड की सीमाओं का चिन्हांकन मुश्किल होता है क्योंकि यह क्षेत्र सुस्थिर नहीं होता। अधिकांश मामलों में एक पत्तन का पृष्ठ प्रदेश दूसरे पत्तन के पृष्ठ प्रदेश का अतिव्यापन कर सकता है। यानी कि पृष्ठ प्रदेश यानी वो जो पत्तन है उसका कहाँ तक कंट्रोल रहेगा और दूसरा जो पत्तन है उसका कहाँ तक कंट्रोल रहेगा। तो ये कभी देखो समुद्र के अंदर थोड़े ना बॉर्डर बनाया हुआ है, तो कभी इधर का थोड़ा सा उधर हो जाता है, उधर का थोड़ा सा इधर हो जाता है। वही कह रहा है अधिकतर मामलों में एक पत्तन का जो पृष्ठ प्रदेश है दूसरे पत्तन के पृष्ठ प्रदेश का अतिव्यापन, यानी कि एक दूसरे के क्षेत्र में ये लोग घुस सकते हैं, है ना। यानी कि इसका क्षेत्र कभी कहेंगे यहीं तक है तो कभी कभी दूसरे के क्षेत्र में भी घुस के वहाँ का वो जो भी टैक्स वगैरह है ये सब वसूल लेगा, जो भी है ना। ये कह रहा है मुंबई एक प्राकृतिक पत्तन और देश का सबसे बड़ा पत्तन है। तो मुंबई जो है प्राकृतिक बंदरगाह है, यानी कि पहले से बना हुआ है। ठीक है, और उसमें अपने साइड से यहाँ पर बना लिया गया, मतलब बंदरगाह बनाने के लिए कुछ स्पेशल एफर्ट नहीं करना पड़ा है। तो यह पत्तन मध्य पूर्व भूमध्य सागरीय देश, उत्तरी अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका तथा यूरोप के देशों के सामान्य मार्ग के निकट स्थित है, जहाँ से देश के विदेशी व्यापार का अधिकांश भाग संचालित किया जाता है। कहाँ से? मुंबई पोर्ट से। यह पत्तन 20 किलोमीटर लंबा है, लंबाई में 20 किलोमीटर है और 6 से 10 किलोमीटर चौड़ा है, यानी समुद्र की तरफ। इसमें 54 गोदिया और देश के विशालतम टर्मिनल है। 54 गोदिया वही जहाँ पे मतलब जहाँ पे लगता है ना उसको कहते हैं गोदी और टर्मिनल। ठीक है, देश का विशालतम टर्मिनल भी यहीं पे है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भाग मुंबई पत्तन की पृष्ठभूमि की रचना करते हैं। यानी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से जो सामान वगैरह भेजना होता है अगर विदेशों में, तो ये मुंबई पत्तन जो है यही उसका सब इन राज्यों का जो है वो सप्लाई करता है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन को नहवा शेवा में मुंबई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए एक अनुषंगी पत्तन के रूप में विकसित किया गया। ये नवी मुंबई में है, नवी मुंबई मुंबई के पास में ही है। तो वहाँ नवा शेवा में मुंबई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए कौन सा पत्तन बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू पत्तन। यह भारत का विशालतम कंटेनर पत्तन है। कंटेनर पत्तन मतलब यहाँ पे कंटेनर वगैरह उतरता है। ठीक है, शायद यही होता है। जुआरी नदमुख के मुहाने पर अवस्थित मार्मागांव पत्तन ये गोवा में है। गोवा का एक प्राकृतिक बंदरगाह है। जापान को लॉ एस के निर्यात का निपटान करने के लिए 1961 में हुए पुनर्प्रतिरूपण के बाद इसका महत्व बढ़ गया। यानी जापान को लॉ एस का निर्यात करने के लिए, आपको पता है जापान भारत से जो है वो पूर्वी दिशा में पड़ता है, तो उस समय इसको विकसित किया गया क्योंकि ये नीचे की तरफ था। गोवा जो है वो नीचे की तरफ था, तो गुजरात और मुंबई के अलावा मुंबई से और नीचे है गोवा, तो वहाँ से जो है जापान को लौह अयस्क वगैरह का निर्यात करने के लिए इसको डेवलप किया गया। कोंकण रेलवे ने इस पत्तन के पृष्ठ प्रदेश में महत्वपूर्ण विस्तार किया है। यानी कोंकण रेलवे जो बनाया गया था, अभी पिछले चैप्टर में हमने कोंकण रेलवे के बारे में पढ़ा कि इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। तो यही कोंकण रेलवे ने इस पत्तन के पृष्ठ प्रदेश यानी इस पत्तन के अंडर मतलब कंट्रोल में जितने प्रदेश है उसमें वृद्धि कर दिया है, क्योंकि रेलवे के माध्यम से जो सामान है देश के अंदर अंदर से, यानी जितना कोंकण रेलवे का क्षेत्र है वो सारे एरिया से लेके आराम से मार्मागांव पत्तन तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, कर्नाटक, गोवा तथा दक्षिणी महाराष्ट्र इसकी पृष्ठभूमि की रचना करते हैं। ठीक है, ये किसके बारे में बात हो गई? मार्मागांव।
अब न्यू मंगलौर पत्तन ये कर्नाटक में स्थित है। लौह अयस्क और लौह सांद्र के निर्यात की जरूरतों को पूरा करता है। आपको पता ही होगा कि कर्नाटक में काफ़ी लौह अयस्क पाया जाता है, खनिज वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो ये न्यू मंगलौर पत्तन जो है ये लौह अयस्क के निर्यात की जरूरतों को पूरा कर देता है। यह पत्तन भी उर्वरकों, पेट्रोलियम उत्पाद, खाद्य तेल, कॉफ़ी, चाय, लुगदी, सूत, ग्रेनाइट पत्थर, शीरा आदि का निपटान करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पत्तन है, इतना सारा खनिजों और खाद्य चीज़ों का ये निपटान करता है। पृष्ठ कर्नाटक इस पत्तन का प्रमुख पृष्ठ प्रदेश है, यानी कर्नाटक जो है, कर्नाटक का पूरा क्षेत्र जो है इस पत्तन का प्रमुख पृष्ठ प्रदेश है। इसके कंट्रोल में लगभग पूरा कर्नाटक का प्रदेश है। ठीक है, वायु मार्ग का दिखा दिया गया, कहाँ से कहाँ तक वायु मार्ग है। वायु मार्ग भी देखो, हवाई जहाज ऐसा नहीं है कि आसमान में चल रहा है तो कहीं भी गुलाटी मारते हुए चलते रहेगा, है ना, ऐसा नहीं है। एक निश्चित रूट होता है, उसी रूट को फॉलो करना पड़ता है। और जो भी चेंज होता है वो एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कहा जाता है। यानी आसमान में भी ट्रैफिक होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से वो बोला जाता है, और वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के माध्यम से जो है वो चेंज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे भारतीय वन विमान सेवाओं का मैप दिया हुआ है। एयर इंडिया का जो मैप है वो दिखाया गया है कि एयर इंडिया की प्लेन कौन से रूट को फॉलो करती है। राष्ट्रीय हवाई पट्टन कौन कौन से हैं और अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टन कौन कौन से, जहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट वगैरह जो है वो ऑपरेट की जाती है, वो सब भी दिया हुआ है। बेवानंद कयाल, जिसे अरब सागर की रानी, क्वीन ऑफ अरेबियन सी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है, के मुहाने पर स्थित कोच्चि पत्तन भी एक प्राकृतिक पत्तन है। यानी कोच्चि पत्तन को किसके नाम से जाना जाता है? बेवानंद कयाल, ये जो है इसी को कहा जाता है अरब सागर की रानी, कोच्चि को कहा जाता है। इस पत्तन को स्वेज कोलंबो मार्ग के पास अवस्थित होने का लाभ प्राप्त है। यह केरल, दक्षिणी कर्नाटक तथा दक्षिणी पश्चिमी तमिलनाडु की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसका पृष्ठ प्रदेश कहाँ तक है? केरल, दक्षिणी कर्नाटक तथा दक्षिणी पश्चिमी तमिलनाडु की आवश्यकताओं को ये पूरा करता है। अब आते हैं कोलकाता पत्तन। ये हुगली नदी पर स्थित है, ये नदी पर स्थित है। ठीक है, ये अभी तक जितना हम लगभग देख रहे थे वो समुद्र पर स्थित था, जो बंगाल की खाड़ी से 128 किलोमीटर स्थल में अंदर स्थित है। मुंबई पत्तन की भांति इसका विकास भी अंग्रेजों द्वारा किया गया था, और कोलकाता को ब्रिटिश भारत की राजधानी होने के प्रारंभिक लाभ प्राप्त थे। इस पत्तन ने विशाखापत्तनम, पारादीप और उसकी अनुषंगी पत्तन हल्दिया जैसे अन्य पत्तनों की ओर निर्यात के अधिक परिवर्तन के कारण अपनी सार्थकता काफ़ी हद तक खो दी है। तो ये कोलकाता पत्तन जो है अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह गया, क्योंकि बढ़िया बढ़िया पत्तन जो विशाखापत्तनम में, पारादीप में और उसकी जो अनुषंगी पत्तन है हल्दिया में जो बन गया है, तो इससे कोलकाता वाला पत्तन का, कोलकाता बंदरगाह का थोड़ा जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, वो कम हो गया है। कोलकाता पत्तन हुगली नदी द्वारा लाई गई गाद की समस्या से भी जूझता रहता है। अब आपको पता ही होगा कि जो हुगली नदी है गंगा की सहायक नदी है, तो वो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसकी गति काफ़ी धीमी हो जाती है। जब नदी की गति धीमी हो जाती है तो वो अपने साथ लाई हुई गाद को वहाँ पे गिराते हुए चली जाती है। जब स्पीड कम हो जाती है तो उससे क्या होता है, जो नदी का स्तर है, नदी में जितनी जो मिट्टी है वो भरती चली जाती है, तो नदी उथली हो जाती है, यानी नदी की गहराई कम हो जाती है, जो कि समुद्र से जुड़ने का मार्ग प्रदान करती है। तो समुद्र से जुड़ने का जो मार्ग प्रदान किया गया है ना हुगली नदी के द्वारा, तो उसमें गाद भर जाता है, और बड़े बड़े जहाज जो होते हैं वो जब उसमें जाएंगे, अगर ज़्यादा गाद रहेगा ना तो ऐसा भी हो सकता है कभी फंस के रह जाए। अब जब बड़ा जहाज अगर फंस गया ना, बहुत दिक्कत है। स्वेज नहर में एक बार बड़ा जहाज फंस गया था, बहुत दिक्कत हुआ उसको निकालने में। ठीक है, अभी हाल की बात है, पिछले साल की बात है मेरे ख्याल से। तो इस पृष्ठ प्रदेश के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी राज्य आते हैं। तो इसका पृष्ठ प्रदेश जो है कोलकाता पत्तन का, इसमें पूरा हमारा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तर पूर्वी राज्य आते हैं। सबसे नज़दीक में यही पड़ता है। इन सब के अतिरिक्त यह पत्तन हमारे भूटान और नेपाल जैसे स्थलरूप पड़ोसी देशों को भी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। यह नहीं कि सिर्फ हमारे ही देश में, बल्कि हमारे जो छोटे छोटे पड़ोसी देश हैं, जैसे भूटान हो गए, नेपाल हो गए, ऐसे स्थल रुद्ध पड़ोसी देशों को भी ये लोग सुविधा उपलब्ध कराते हैं। जैसे सामान वहाँ से लाद के भेज दिए कोलकाता पोर्ट पर, कोलकाता पोर्ट से लाद के अपना भेज दिए जहाँ भी भेजना है, या जो भी सामान वहाँ से आता है कोलकाता पोर्ट पर उतार दिए, कोलकाता पोर्ट से ट्रक वगैरह में भर के पहुँचा दिए, भूटान पहुँचा दिए या नेपाल पहुँचा दिए। हल्दिया पत्तन कोलकाता से 105 किलोमीटर अंदर अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम पर स्थित है, यानी धारा की दिशा में। इसका निर्माण कोलकाता पत्तन की संकुलता को घटाने के लिए किया गया है। यह स्थूल नौभार जैसे लौह अयस्क, कोयला, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादक, उर्वरक, जूट एवं जूट उत्पाद, कपास एवं सूती धागों आदि का निपटान हैंडल करता है ये। ठीक है, कौन सा? हल्दिया पत्तन। आगे बढ़ेंगे। पारादीप पत्तन कटक से 100 किलोमीटर दूर महानदी डेल्टा पर स्थित है। ये भी नदी पर स्थित है पारादीप पत्तन। महानदी का जो डेल्टा है, जहाँ पे नदियाँ डेल्टा कब बनाती हैं? समुद्र में मिलने से पहले डेल्टा बनाती है, तो उसी डेल्टा पर यह स्थित है 100 किलोमीटर दूर। कहाँ से? कटक से। कटक शहर है, कटक कटक में कौन कौन सा
कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? कटक में है। कटक में है मेरे ख्याल से। तो इसका पोताश्रय सबसे गहरा है, सबसे गहरा पत्तन है जो भारी पोतों के निपटान के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। मतलब इसका जो पत्तन में जो डीप है, जितना गहरा है, वो सबसे ज़्यादा गहरा था। ज़्यादा गहरा होने से क्या फ़ायदा है कि बड़े बड़े जहाज भी यहाँ तक पहुँच जाएंगे। इसे मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर लौह अयस्क के निर्यात के लिए निपटान के लिए विकसित किया गया। इसको भी लौह अयस्क के निर्यात का हैंडलिंग करने के लिए इसको विकसित किया गया। कौन सा पत्तन को? पारादीप पत्तन। कहाँ पर है? उड़ीसा में है, कटक के, कटक से 100 किलोमीटर दूर। इस पतन के पृष्ठ प्रदेश के अंतर्गत उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ जो है वो आ जाते हैं। अब आते हैं विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश में एक भू आबद्ध पत्तन है, यानी भूमि से घिरा हुआ पत्तन है, जिसे ठोस चट्टान और बालू को काट कर एक नहर द्वारा समुद्र से जोड़ा गया है। यानी विशाखापट्टनम जो है ना, ये सीधा समुद्र के किनारे नहीं है, अंदर है। तो अंदर से उसको ठोस चट्टान और बालू वगैरह को काटकर नहर बनाया गया है, और नहर बना के तब समुद्र से जोड़ा गया है उसको। एक बाह्य पत्तन का विकास लौह अयस्क, पेट्रोलियम और सामान्य नौभार के निपटान हेतु विकसित किया गया। इसके अलावा एक बाह्य पत्तन भी बनाया गया है समुद्र के पास, उसका विकास किया गया है। लौह अयस्क, पेट्रोलियम और सामान्य नौभार के निपटान हेतु इसको विकसित किया गया। तो पूछेगा कि स्थल स्थल अवरुद्ध पत्तन कौन सा है, ऑप्शन में अगर देगा तो आप लोग याद रखेंगे विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में नहर बना के समुद्र से कनेक्ट किया गया है उस बंदरगाह को, ठीक है। इस पत्तन का प्रमुख प्रदेश आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। किस पत्तन का? विशाखापट्टनम का। विशाखापट्टनम जहाज निर्माण उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अब हवाई अड्डों के बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वायु परिवहन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन्हें लंबी दूरी वाले, उच्च मूल्य वाले या नाशवान सामानों को कम से कम समय में ले जाने व निपटाने के लिए लाभ प्राप्त होता है। अभी बताया था ना कि जिन सामानों को जल्दी पहुँचाना या खराब होने वाला सामान है, उसी को कह रहा है नाशवान सामान, यानी खराब होने वाला सामान है, उसको अगर जल्दी पहुँचाना है तो हवाई जहाज़ से पहुँचाएंगे। जहाज में पता लगा 1 महीना लग गया, सामान उसी में रह गया, खराब हो गया। यह भारी और स्थूल वस्तुओं को वहन करने के लिए बहुत महंगा और अनुपयुक्त होता है। भारी और ऐसा सामान जो स्थूल, मतलब वही हो गया बड़ा सामान, भारी सामान, तो उसको वहन करने के लिए तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा हवाई जहाज होता ही नहीं है। लेकिन जहाज इतना बड़ा बड़ा होता है ना कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कभी यूट्यूब खोल के देखिएगा कितना बड़ा बड़ा जहाज होता है। यह भारी और स्थूल वस्तुओं को वहन करने के लिए बहुत महंगा और अनुपयुक्त होता है, उपयुक्त नहीं होता है। यही कारण है कि अंततः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महासागरीय मार्गों की तुलना में इस क्षेत्र की भागीदारी को घटा देता है। तो देश में 25 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे काम कर रहे हैं। हवाई अड्डे, देखो हवाई परिवहन का सबसे ज़्यादा यूज ना आदमी को ढोने के लिए होता है, और थोड़ा बहुत जो सामान ढोता है वो ढोता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तनों के अंतर्गत अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, श्रीनगर, जयपुर, कालीकट, नागपुर, कोयम्बटूर, लखनऊ, पुणे, चंडीगढ़, मंगलुरु, विशाखापट्टनम, इंदौर, पटना, भुवनेश्वर और कन्नूर है। सारा नाम तो ले ही लिया, बचा क्या, ठीक है। आप इससे पहले के अध्याय में वायु परिवहन के बारे में पढ़ चुके हैं। आप परिवहन पर अध्याय को देखें और भारत में वायु परिवहन की प्रमुख विशेषताओं को ज्ञात करें, कीजिए ज्ञात, तो क्या बोले। और चैप्टर भी खत्म हो गया इसी के साथ। देखिए ये क्वेश्चन जो हम बोल रहे थे दे ही दिया है। निम्नलिखित में कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है? मार दीजिएगा विशाखापट्टनम, ठीक है। तो चैप्टर पढ़ लिए, नोट्स बनाना भूलना नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव कम से कम निकालना है इसमें से। चैप्टर जब पढ़िए उसी समय जब अंडरलाइन किया जा रहा है उसी साइड में एक तरफ किताब रखिए, टाइप एक साइड कॉपी रखिए, ठीक ना। और इसको पॉज कीजिए, जब वीडियो अपलोड हो जाती है पॉज कीजिए उसको, और ऑब्जेक्टिव तो उसी के उसी समय बना लीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही रहेगा, और पढ़ाई करते रहना है। बहुत जल्दी क्लास वापस रीओपन हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, थैंक यू।